हम लोग जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर देख रहे थे। अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर का। अभी तक हमने गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर में गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन, और क्या क्या देख लिया हमने, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन। कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है इसका, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर का, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं एक्चुअली है क्या, फिर मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो जानना जरूरी है। पेप्टिक अल्सर जो है, ये तो हमारे एब्डोमेन रीजन्स में होता है, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, एब्डोमेन से एक कोरिलेट होता है। एब्डोमेन से पहले वाला हिस्सा किससे जुड़ा रहता है? इसोफेगस से। ठीक है, और एब्डोमेन का, स्टमक का लास्ट वाला छोर जो है वो किससे जुड़ा रहता है? डुडेनम से। तीन याद रखना, तीन भागों में जनरली ये अल्सर होता है। एक हो गया हमारा इसोफेगस, दूसरा हो गया स्टमक, और थर्ड वन इज ड्यूडेनम। वहां पे क्या होता है? छाले के जैसा अल्सर। यहाँ पे क्या आप समझोगे? छाले पड़ जाना, थोड़ा सा घाव के जैसा, उस जगह पे पस बन जाना, दिस अ अल्सर। ठीक है, तो उस जगह पे लीजन या अल्सर होना, यही कहलाता है पेप्टिक अल्सर। जो ड्यूडेनम वाले भाग में सिर्फ 5% होने के चांसेस रहता है, फिर स्टमक में 15 to 20%, और सबसे ज्यादा ड्यूडेनम वाले भाग में 75 to 80% चांसेस होता है ये अल्सर होने का। ठीक है, कारण क्या होगा? एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब बैक्टीरिया कौन सा? एच पाइलोरी। ये वर्ड्स याद रखना, अभी मैं दिखाऊंगा। अभी आप बस अपने इंद्रियों को सचेत कर लीजिए, ध्यान से सुनिए कहानी, पेप्टिक अल्सर का क्या होता है। एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो हेलिकल पाइलोरी जो है, एच पाइलोरी के नाम से जाना जाता है, ये इस बैक्टीरिया के वजह से 90%, 80 to 90% चांसेस होता है अल्सर होने का। इसके बाद अदर कारण भी है। एक तो स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल की वजह से भी होता है, पेप्सिन या गैस्ट्रिक एसिड की वजह से भी होता है, NSAID, नन NSAID कहते हैं किसको? नन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, उसके वजह से, स्मोकिंग के वजह से, स्पाइसी फूड के वजह से भी ये अल्सर हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होगा? एक तो आपका चेस्ट बर्न होगा, हार्ट बर्न होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एब्डोमल डिस्कम्फर्ट एंड पेन होगा। ठीक है, वोमिटिंग आ सकता है, नौसिया हो सकता है, मिलेना होगा, जो ब्लैक टेरी जो स्टूल होता है वो निकलेगा। इसके बाद एनीमिया हो सकता है। दिस इज द सिम्टम्स। ओके, अब आता है कि इसके दो प्रकार, हम ऐसे तो तीन चार हैं, बट हमें दो पे फोकस करके पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन कौन सा प्रकार है। एक तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, और ड्यूडेनम अल्सर। इसका गैस्ट्रिक अल्सर में एक तो आपको हर्ट बर्न होगा, वही ड्यूडेनम में क्या होगा? इपीगैस्ट्रिक या फिर बर्निंग सेंसेशन होगा, इपीगैस्ट्रिक पेन होगा। ठीक है, अब ये किस वजह से होता है? ईटिंग, अगर आप, गैस्ट्रिक अल्सर कब होगा? जब आप कोई ज्यादा खाना खा लेते हैं। ठीक है, तो इमीडिएट पेन होना शुरू हो जाएगा। ड्यूडेनम अल्सर में क्या होगा? आफ्टर 2 to 3 आवर्स, कुछ देर के बाद, या फिर मिडनाइट में ये पेन होता है, ड्यूडेनम अल्सर। ठीक है, पेन कब बढ़ेगा? जब आप खाना खाते हो तो पेन बढ़ सकता है। ड्यूडेनम अल्सर में पेन कब बढ़ेगा? जब आप भूखे रहते हैं तो बढ़ेगा। डिफरेंस समझो, कंपेरेटिव कंपेरिजन। पेन रिलीफ कैसे होगा? जब आप वोमिट कर देते हो, गैस्ट्रिक अल्सर की बोल रहा हूं, जब आप वोमिट कर देते हो तो ये पेन आपका, दर्द जो है शांत हो जाएगा, रिलैक्स फील करोगे आप। जब आप ड्यूडेनल अल्सर में, जब आप खाना खा लेते हो, क्योंकि उसमें क्या है?
पेन इंक्रीज का वजह था क्या? हंगर। ठीक है। और गैस्ट्रिक में क्या था? खाना। तो बस उसके सिम्टम्स को समझ के उसका इलाज के बार हम देख लेते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए। तो ईटिंग की वजह से हो रहा है तो वोमिट कर देते हैं, तो भाई रिलीफ मिल जाएगा गैस्ट्रिक में। ड्यूडेनम में क्या होता है? अगर हंगर की वजह से हो रहा है, भूख के लगने की वजह से हो रहा है, तो आप कुछ खाना खा लो तो फिर पेन रिलीफ हो जाएगा। वोमिटिंग मोस्टली गैस्ट्रिक अल्सर में होता है और ड्यूडेनम में रेयरली होता है। ठीक है, सब रिलेटेड है। जेंडर, आप ज्यादातर जो है फीमेल में गैस्ट्रिक अल्सर ज्यादातर फीमेल में देखने को मिलता है, मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं होगा, मैक्सिमम फीमेल में होगा। और मेल में ड्यूडेनम अल्सर ज्यादातर देखने को मिलता है। एज ग्रुप जो है 50 to 60 अप्रोक्स जो है गैस्ट्रिक अल्सर में होता है, और 30 to 40 एज ग्रुप के लोग जो है ड्यूडेनम अल्सर के शिकार होते हैं। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है? तो देखो, जो हमने बताया आपको कि एच पैलोरी की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब ये इन्फेक्शन क्यों होता है? गैस्ट्रिक एसिड या फिर HCl जो हम कहते हैं वो, पेप्सिन, NSAID या स्मोकिंग अल्कोहल एसिड के वजह से, ड्रिंकिंग करते हैं तो उसके वजह से ये इन्फेक्शन एच पैलोरी इन्फेक्शन होता है। अब जब ये इन्फेक्शन होगा उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज एसिडिटी, एसिडिटी बढ़ेगा और एक्टिवेट हो जाएगा एच पैलोरी। ओके। एच पैलोरी फिर क्या करता है? वो डैमेज करता है, अपना टॉक्सिन्स जो है रिलीज करेगा और डैमेज करेगा स्टमक के लेयर्स को। ठीक है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो है इनर लेयर्स होते हैं ये स्टमक के, उसको डैमेज करना धीरे धीरे शुरू कर देगा। वहां पे क्या होगा? इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा, इरोजन होगा, और फिर अल्सरेशन होता है वहां पे। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजी होता है कि भाई कैसे होता है। समझ गए? अब इन्वेस्टिगेशन, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप क्या करते हो? इन्वेस्टिगेशन करते, भाई उसका लाइफ स्टाइल क्या है। अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, पेप्टिक अल्सर की कहानी कह रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। फिर मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर दूंगा तो फिर वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी बस ध्यान से सुनो। सुनना भी बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट आप काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, भाई उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, तो हम इसलिए तो कहते हैं लाइफ, उसका खाने का तरीका क्या है, क्या खाना खा रहा है, स्पाइसी भोजन तो नहीं ले रहा है। तो हम ये सब चीज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका हिस्ट्री लेते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है? स्मोकिंग तो ये इंडोस्कोपी करते हैं। इंडोस्कोपी में जैसे कोई एक कैमरा होता है जो एनएस के थ्रू जो है इंटेस्टाइन में भेज के एकदम वो हम एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे ये अल्सर है, कहाँ पे ये घाव हो रखा है ना, उस पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। फिर एक बैरियम सोलो टेस्ट होता है, एक बैरियम जो होता है, एक मील बैरियम जो रिच प्रोडक्ट जो है वो पेशेंट को खिलाया जाता है। ठीक है। और जहां पे वो ज्यादा ऑब्जर्व हो जाता है उस जगह पे, तो समझ जाते हैं कि, और फिर वो एक्सरे करते हैं। एक्सरे में स्पष्ट पता चल जाता है कि उस भाग पे, एब्डोमेन के उस भाग पे या ड्यूडेनम के भाग पे या इसोफेगस के उस भाग पे ज्यादा बेरियम जो है ऑब्जर्व हो रखा है, तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यहाँ पे अल्सर हुआ है। एक तो दूसरा ये टेस्ट होता है बोरोसोलो टेस्ट, इस आपको जानना चाहिए मेडिकल टर्म में क्या करते हैं। एक होता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। पेशेंट को कार्बन रिच यूरिया जो है सॉल्यूशंस पिलाया जाता है, और 1 घंटे के बाद उसको ब्रेथ को चेक करते हैं कि उसके ब्रेथ में यूरिया कंटेंट है कि नहीं है। अगर है तो हम समझ जाते हैं कि एच पाइलोरी जो है उसमें इन्फेक्शन हुआ है, उस व्यक्ति में, उस पेशेंट में इन्फेक्शन एच पाइलोरी का हुआ है। ठीक है, उसके ब्रेथ ये टेस्ट करते हैं। एक तो ये टेस्ट होता है टेस्ट। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकता है? एक तो ब्लीडिंग, है ना, हैमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। परफोरेशन मतलब छेद होना, वो किस जगह पे एक गड्ढा सा बनना, वो होगा। या पाइलोरिक स्टोनिसिस हो सकता है। मतलब पाइलोरिक स्टोनिसिस में क्या होता है कि एक भाग पे, ड्यूडेनम के भाग पे वो सरकरा हो जाएगा, नैरो बन जाना। ठीक है। सो कहते हैं मैनेजमेंट, आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइफ
भाई किस वजह से हो रहा है, हमने इन्वेस्टिगेशन किया कि कारण क्या है, स्मोकिंग है या फिर ड्रिंकिंग है या फिर कोई ऐसे ड्रग्स ले रहा है जिसके वजह से एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो रहा है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके डाइट को चेंज करते हैं। उसके स्ट्रेस के वजह से है तो स्ट्रेस को चेंज, स्ट्रेस रिलीफ देते हैं अपने मतलब योगा के माध्यम से, है ना, मेडिटेशन या इस तरह के माध्यम से। अल्कोहल ले रहा है तो उसको अवॉइड करते हैं। तो ये चीजें होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में, अवॉइड द स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, एनएसआईडी, स्पाइसी फूड्स, ये सब चीजें अवॉइड करना होता है। एक होता है और मेडिकल टर्म में कि ट्रिपल थेरेपी एंड क्वाड्रेपल थेरेपी कहलाता है, वो आपको पढ़ना नहीं है, बस आपके नॉलेज में ये थेरेपी होता है, इसके डीप में मत जाइए अभी। फिर और गैस्ट्रिक एसिड ऐसा कोई मेडिसिन होता है कि उसको कम किया जाए, ठीक है। और फोर्थ वन इज सर्जरी, लास्ट ऑप्शन की अगर ये सब चीजों से नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी पेप्टिक अल्सर की। क्लियर है? समझ में आया कुछ? 50% समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, अब और ज्यादा समझ में आ जाएगा जब हम कोई देखते हैं। एक तो हम बस आपको इस मोड में लाना चाह रहे थे कि आप समझिए कि क्या होता है। अब हम कुछ चीजें देखते हैं, चित्र देखते हैं, मूवी देखते हैं तो ज्यादा चीजें याद हो जाती हैं, तो अब याद हो जाएगा आपको। तो बताइएगा, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? हो रहा है भैया। ठीक है, देखो ये जो है पेप्टिक अल्सर है। देखो यही है एक्चुअली, कुल मिलाकर जो अभी हमने जो कहानी आपको कही है, बस यही एक कहानी है जो हमने यहाँ पे इस पीपीटी में है। कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेप्टिक अल्सर में एक तो देखो इसोफेगस, यहाँ पे इस जगह पे इन्फ्लामेशन हो जाना, उस जगह पे अल्सर होना, उस यहाँ पे उस लेयर्स पे इफेक्ट करना। सेकेंड वजन एब्डोमेन वाले भाग पे, ठीक है। देखो ये वाली इमेज देखो, इफेक्टेड हो रहा है, ये देखो गड्ढा बन रहा है ना, गड्ढा। हम्म, परफोरेशन हो रहा है यहाँ पे, इसी को कहते हैं गड्ढा बनना, परफोरेशन होना। कहाँ पे? म्यूकोसा वाले देखो, ये जो लेयर है, कई सारे लेयर है, एक लेयर ये है, सब म्यूकोसा है, ये दो लेयर यहाँ पे ना इफेक्टेड हो रहा है ये गड्ढा। देखो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को धीरे धीरे इफेक्ट करेगा, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम वाले भाग पे हमने आपको बताया था ना, पाइलोरिक स्टोनिसिस, ये जगह पे ना नायरोई होने लगेगा, बहुत पतला सा होने लग जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे आती है, ठीक है। ब्लीडिंग्स होगा इस जगह पे, घाव छाले बनते हैं ना, तो ब्लीडिंग्स आएगी इस जगह से। ना एक मिनट इसको पढ़िए आप, पानी पी लेता हूँ। Peptic ulcer is a sore on the lining of the stomach or duodenum. Okay. स्टमक और ड्यूडेनम पे एक लाइनिंग सा, सोर ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडेनम, यहाँ पे इसोफेगस भी हो जाएगा। दीज आर द, मतलब बहुत कम होता है इसलिए यहाँ पे नेग्लेक्ट किया है। 5% ही चांसेस होते हैं कि इसोफेगस के होने का। मैक्सिमम चांस जो ज्यादातर जो होता है स्टमक और ड्यूडेनम में ही होता है। दैट्स व्हाई हियर इज मेंशन ओनली स्टमक एंड ड्यूडेनम। ठीक है, बताया था आपको परसेंटेज, स्टमक में कितना परसेंटेज बताया था और ड्यूडेनम में कितना बताया था, 70 to 80% जो है, 70 to 80% जो है आपको ड्यूडेनम में रहता है। और एब्डोमेन में कितना, बताओ, याद है कि नहीं, भूल गए? 15 से 20% जो है स्टमक में होता है। दीज आर द पार्ट ऑफ द गट वेयर द एसिड बाथेस द सरफेस, इस जगह पे तो है, यहाँ पे रिलीज होता है एसिड, हमारा जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक, और वही जाके फिर ये इंफेक्शंस क्रिएट करता है, बैक्टीरियल इंफेक्शंस होता है, और यही कॉज बनता है पेप्टिक अल्सर का। और इस बैक्टीरिया का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर पेप्टिक अल्सर से क्वेश्चन आता है तो बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन आने के, कौन से बैक्टीरिया की वजह से, कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, है ना, हेली पाइलोरी की वजह से जो है इन्फेक्शन होता है। बट सम अल्सर्स आर आल्सो कॉज्ड बाय द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की वजह से, एनएसएआईडी की वजह से भी ये होता है। लाइक एस्प्रिन, ये जो ड्रग्स है, जैसे कि एस्प्रिन लेना या इबुप्रोफेन लेना, ये सब क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जिसके वजह से ये जो एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्टेड होकर फिर हमारे जो लाइनिंग्स हैं एब्डोमेन्स के, उसको इफेक्ट करता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर्स को इन्फेक्ट करता है, और फिर वो अल्सर का रूप लेता है। इन अ फ्यू केसेस कैंसरस ट्यूमर्स इन द स्टमक एंड और पेनक्रियाज कैन आल्सो कॉज द अल्सर। पैप्टिक रेफर्स टू द पैप्सिन, पैप्सिन से ही पैप्टिक बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। स्टमक, ये क्या है पैप्सिन, आपने पढ़ा होगा ना, एक एंजाइम है जो रिलीज होता है, एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन। ये क्या करता है पैप्सिन, अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन के क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो पेप्सिन जो एंजाइम है वो क्या करने का काम करता है, प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है। एंड अल्सर अकर्स व्हेन द लाइनिंग ऑफ दिस ऑर्गन्स इज corroded by the acidic digestive juice like HCl secreted by the stomach cells। स्टमक सेल्स के द्वारा ही ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो सिक्रेट होता है, ठीक है। और इसी के वजह से जो है कोरोडेड होता है हमारा ये स्टमक का वॉल जो है वो। लोकेशन ऑफ द पेप्टिकल्स, लुक अब कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, एक तो हमने बताया आपको इसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम। ये जो भाग है हमारा ड्यूडेनम वाला भाग है, दिस इज द स्टमक भाग, एंड थर्ड वन इज द, ये जो अपन है, इसोफेगस। सिम्टम्स क्या होगा, एक तो भाई पेन भी आएगा, बर्पिंग जैसे फील होगा, ठीक है, डल ग्रोनिंग, एक कम्स एंड गोज फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक आपके पेट में गॉनिंग या फिर ऐसे एक आ सकता है ना, पेन फील होगा। पेन में इंक्रीज व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, अगर आप पेट खाली है तो पेन बढ़ सकता है। बताओ ये किस किस में बताया था हमने, कौन से अल्सर के टाइप्स में बताया था कि खाली पेट में पेन बढ़ जाएगा, याद है? गैस्ट्रो वाले में, गैस्ट्रो अल्सर। ड्यूडेनम अल्सर वाले, ड्यूडेनम में अगर पेट खाली है, हंगर है, तो पेन इज इंक्रीज, और इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा किसमें, गैस्ट्रिक अल्सर में, ठीक है। अगर आपने खाना खा लिया तो पेन बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर। पेन इज रिलीव्ड बाय द ईटिंग, एंड देखो यहाँ पे किसके बारे में कह रहा है ये कह रहा है गैस्ट्रिक के बारे में। तो दोनों कंडीशन, दोनों के बारे में ये बता दिया। कॉमन सिम्टम्स बोला है ये, अल्सर का कॉमन सिम्टम्स दोनों के लिए लागू होता है, पेप्टिक और ये गैस्ट्रिक और हमारा ड्यूडेनम, ठीक है, दोनों के लिए आप मेंशन कर दिया है। अदर सिम्टम्स क्या होगा, ये तो मेन सिम्टम्स हमने देख लिया कि ये ड्यूडेनम और गैस्ट्रिक का था। अदर सिम्टम में चेस्ट पेन होगा, ठीक है, बर्पिंग, ये देखो ये कैसे टकारे ले रहा है ना, फैटिक्स, थकान सा फील होगा, लेजीनेस फील होगा, ब्लोटिंग होगा, ये देखो पेट एकदम कैसे टाइट फूल सा जाता है। वेट चेंज होगा, वेट चेंज में दोनों चीजें बता रहा हूं मैं, यहाँ वेट चेंज इसीलिए लिया है, वेट गेन भी होता है और लूज भी होता है। वेट गेन किस में होता है, अब भाई वोमिट करेंगे, है, वोमिट की जब हम करेंगे तो वेट लूज होगा ना, तो गैस्ट्रिक अल्सर में, तो कॉमन सेंस की बात है, तो लूज होगा गैस्ट्रिक में। और ड्यूटेनम में क्या, जब हम खाना, भूख लगी है, खाना खाया तो वेट बढ़ गया, कॉमन सेंस का यूज करो, ठीक है। तो ड्यूडेनम में क्या हो गया, वेट बढ़ जाता है। नौसिया, मिचली सा फील होगा, वोमिट आएगा, हर्ट बर्न होगा। लेस कॉमन सिम्टम्स, constipation and 5% of the patients with the chronic duodenum ulcer has predominantly chronic symptoms,
and the second one is heartburn and irritation are also commonly associated with the अल्सर एक्टिविटी। heartburn होगा, इरेक्टेशन मतलब क्या होता है? इरेक्टेशन मतलब बर्पिंग। सेम ये जो ये वाले चीज सिर्फ कोई इरेक्टेशन कहते हैं, बर्पिंग होना। ठीक है। इमरजेंसी इमरजेंसी सिम्टम्स में ऑफन आंसर का क्या है कि इमीडिएट मेडिकल अटेंशन आर अकरेंस ऑफ शार्प सर्टेन परसिस्टेंट स्टमक पेन, ब्लडी और ब्लैक स्टूल। ब्लैक स्टूल हमने बताया था ना, एक टर्म बताया था ब्लैक स्टूल का। क्या होता है ब्लैक स्टूल? मिलेना, है ना। ब्लैक स्टूल को क्या कहते हैं? मलेरिया। ये सब मेडिकल टर्म्स है, यू कैन मेमोराइज इट। और वोमिट होना, खून की उल्टी करना। These symptoms may be due to the ulcer बरिंग। बरिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है? बरिंग मतलब छेद होना। अभी बताया था ना, ये जो टर्म है बरिंग, वो किसके लिए हमने बताया था? एक टर्म आपको बोला था, पेरिट परफोरेशन, छेद होना, गड्ढा सा फील होना, बील सा बनना। दिस इज द बरिंग इनसाइड द स्टमक। स्टमक में क्या होगा? एक छेद सा, गड्ढा सा बनने लग जाएगा। और ड्यूडेनम वॉल ब्लीडिंग्स, और वॉल का ये इसमें हमने बताया था क्या? हेमरेज, है ना। हेमरेज हो जाना, दिस द ब्लीडिंग्स ऑफ द ड्यूडेनम वॉल। अकरिंग ड्यू टू द एसिड, किस कारण से होता है? HCl के वजह से। एंड आल्सो ब्रेकिंग इनटू द वॉल वेसल एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाथ ऑफ द फूड बाय द अल्सर। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स थे, इमरजेंसी सिम्टम्स में आता है। तो इस टाइम पे आपको तुरंत मेडिकल अटेंशन लेने की आवश्यकता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आए तो देन यू हैव टू कंसर्न डॉक्टर। डॉक्टर से आपको कंसर्न करना चाहिए। कॉजेज, कारण क्या हो सकता है पेप्टिक अल्सर के? कारण हमने आपको कई सारा बताया, स्ट्रेस, इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इन नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, HCl का सिक्रेशन होना, ये कई सारे रीजंस हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। ठीक है, ये इमेज देखो, बेचारी स्ट्रेस की वजह से कई सारे मेडिसिन वो ले रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस इंक्रीजेस द HCl सिक्रेशन। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा, जो सिक्रेशन है, बढ़ जाता है। और जैसे ये बढ़ जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? हमारे स्टमक वॉल को इन्फेक्टेड या फिर उसको डैमेज करना, म्यूकोसा सबम्यूकोसा लेयर्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा है कि एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से, H पाइलोरी की वजह से भी ये होता है। अब ये भाई इन्फेक्टेड होता कैसे है? तो आप देखो, नॉर्मल अगर आप अच्छे से हाथ नहीं धोओगे, हाइजीन एक रीजन है कि इनफैक्ट ये आता कहां से भाई? एक हाइजीन, अगर आपने हाइजीन नहीं लिया प्रॉपर तो ये इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन की वजह से भी, NSAID की वजह से भी जो है ये लैक्टिक अल्सर हो सकता है। अब ये क्या है? H पाइलोरी बैक्टीरिया क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है? ये बैक्टीरिया क्या है? तो H पाइलोरी एक्सक्रीट द एंजाइम। भाई ये काम कैसे करता है? कोई अगर इन्फेक्टेड हो गया तो ये कैसे करता है? तो ये एक्सक्रीट करता है एंजाइम विच कन्वर्ट्स यूरिया इनटू द अमोनिया। अब ये क्या कर देता है? यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, एंड बाइकार्बोनेट में। दिस रिलीज ऑफ अमोनिया न्यूट्रलाइज द एसिडिक इन्वायरमेंट इन द स्टमक। अब जो हमारे एब्डोमेन में जो इन्वायरमेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट बना हुआ है, उसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देगा, विच एक्सप्लेन द डिफिकल्टी इन द डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, द H पाइलोरी बैक्टीरिया अमोनिया इज टॉक्सिक टू द एपिथेलियल सेल्स। आप इतना डीप में नहीं पढ़ो, वैसे तो मेन पूछा जाएगा कि भाई किस बैक्टीरिया के वजह होगा, लेकिन आपके जानकारी के लिए ये चीजें मैंने ऐड कर दी थी इसमें। टॉक्सिक टू द एपिथेलियल सेल्स, डैमेज, कौन सा सेल्स इसको डैमेज कर देता है? एपिथेलियल सेल्स को, एंड डैमेज देम, हेंस द बिगिनिंग ऑफ स्टमक अल्सर टेक्स इट्स कोर्स। इस दौरान जैसे ही वो सेल्स को, एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा, उसी समय से अल्सर जो है स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, द बिगिनिंग ऑफ द स्टमक अल्सर।
अब डायग्नोज कैसे करते हैं? तो एच पाइलोरी डायग्नोज थ्रू द ब्लड, एक ब्लड के थ्रू होता है ना, कि आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, इसलिए तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं ब्लड टेस्ट में कि एच पाइलोरी जो है देखते हैं ब्लड टेस्ट में कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, तो एक ब्लड टेस्ट के लिए एक ब्रेथ हमने आपको बताया था कि एक अमोनिया सॉल्यूशंस जो ब्रेथ टेस्ट हमने आपको बताया था ना अभी, उसमें सॉलो करके उसके टेस्ट करते हैं कि उसके ब्रीदिंग में यूरिया है कि नहीं है। अगर है तो फिर इन्फेक्टेड है एच पाइलोरी से। फिर स्टूल टेस्ट चेक करते हैं, स्टूल में कि एच पाइलोरी इन्फेक्टेड है कि नहीं, स्टूल टेस्ट किया जाता है ना। डॉक्टर जनरली बोलते हैं कि भैया ब्लड टेस्ट करवा के आओ, स्टूल टेस्ट करवा के आओ। और फोर्थ वन इज टिश्यू टेस्ट। टिश्यू टेस्ट जो होता है बायोप्सी के द्वारा होता है। ठीक है, बायोप्सी कराया जाता है और फिर उसमें हम टिश्यू टेस्ट करवाते हैं और फिर हम चेक करते हैं उसमें आ, ये एच पाइलोरी। ठीक है, ये टेस्ट होता है। इसके बाद टाइप्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ड्यूडेनम अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। ये देखो इस तरह से ना, ये इमेज कहाँ से लिया गया है? ये इमेज है कैमरा के थ्रू। इस तरह से एक देखो ये इमेज दिख रहा है। ठीक है, एक कैमरा इस तरह से जाता है इंडोस्कोपिक, जब हम करते हैं इंडोस्कोपिक में, और फिर वो चेक करता है कि कहाँ पे इंफेक्टेड है, कि इसोफेगस में है या फिर ड्यूडेनम में है या फिर स्टमक में है। फिर उस जगह को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस तरह से इमेज क्रिएट होके आता है आपके स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, वहां देखते रहते हैं डॉक्टर। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक का होता है, ये एब्डोमेन वाले भाग का है। देखो यहाँ पे कैमरा देखो, वो चेक कर रहा है। तो ये वाले इमेज जो है ये स्टमक का है और ये कहाँ का है? ड्यूडेनम का है। वहां पे ये देखो व्हाइट दिख रहा है, दिस इज द इन्फेक्टेड। यहाँ दिख रहा है ये वाला व्हाइट का, दिस इज इन्फेक्टेड, है ना। इस जगह पे घाव से छाला सा बना हुआ है। डिफरेंस क्या है इसमें? ड्यूडेनम अल्सर में हमने बताया था एज ग्रुप 30 से 60, और इसमें यूजुअली 50 के ऊपर, 30 to 40 हमने बताया था उसमें। और ये रेशियो है 2 से 3:1 का रेशियो है। अगर महिला में ज्यादातर, वही मैंने कहा कि ये फीमेल में ज्यादातर होता है ड्यूडेनम अल्सर। ठीक है, और ये जो गैस्ट्रिक है मेल्स में ज्यादा होता है। यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, लेकिन यूजुअली गैस्ट्रिक जो होता है वो फीमेल में ज्यादा रहेगा, और ड्यूडेनम जो है मेल्स में ज्यादा। ये रेशियो थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पे, है ना। ये उल्टा रेशियो दिया हुआ, इधर होना चाहिए था। ये जो इमेज है ना, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो इमेज बना हुआ रहता है ये फीमेल के लिए होता है। ओके, और ये जो इमेज है एरो वाला, ये मेल के लिए होता है ना। ऐसा ही होता है ना, पता है ना आप लोगों को। तो ये इमेज थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, इसको इधर होना चाहिए इधर। Okay? तो ड्यूडेनम मेनली मेल्स में ज्यादा और गैस्ट्रिक फीमेल में ज्यादा। 80% ऑफ द पैप्टिक अल्सर आर ड्यूडेनम, ड्यूडेनल होता है 80%, ज्यादातर जो है ड्यूडेनल होता है। मैंने आपको बताया था करीब करीब 70 से 75% जो है ड्यूडेनम होता है। और पैप्टिक गैस्ट्रिक जो होता है 50% के अप्रॉक्स में होता है, स्टार्टिंग में नहीं बताया। और 5% का होता है ईसोफेगस वाले वाले भाग पे, इसलिए उसको नेग्लेक्ट हम करके चलते हैं, ज्यादातर दो पे हम फोकस करते हैं। ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ द एचसीएल, यहाँ पे क्या होगा? हाइपर सिक्रेशन होता है एचसीएल का, कहाँ पे? ड्यूडेनम अल्सर में। और यहाँ पे होता है हाइपो सिक्रेशन, होता कम होता है। यहाँ पे हाइपो होता है मतलब कम हो सिक्रेशन होता है एचसीएल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यहाँ पे वेट गेन होता है, किसमें वेट गेन होता है? ड्यूडेनम में। मैंने बताया था ड्यूडेनम में क्या होता है, हम ईटिंग, खाना खाते हैं, अगर भूखे हैं तो खाना खाएंगे। तो इस लॉजिक से आप समझो कि यहाँ पे क्या होगा, वेट गेन हो रहा है। और गैस्ट्रिक में क्या होता है? वोमिट होता है बार बार, तो वेट रिड्यूस होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो वेट लॉस होगा यहाँ पे। ये तुरंत अगर आपने खाना खाया है तो पेन 2 to 3, मतलब ड्यूडेनम में क्या होगा कि कुछ देर के बाद, 2 से 3 घंटे के बाद दर्द होगा। और ये इमीडिएट होता है या फिर हाफ एन आवर के अंदर जो है पेन फील होगा। वोमिटिंग अनकॉमन है, वोमिटिंग जनरली कॉमन होता है इसमें।
वो मीटिंग होता है किसमें, गैस्ट्रिक में। ओके, ये इसी का पार्ट है, गैस्ट्रिक अल्सर वोमिटिंग अनकॉमन, इट प्रेफर्स मोर देन द गैस्ट्रिक अल्सर रेयर, एंड वोमिटिंग कॉमन है। हेमरेज मोर देन, इसमें हेमरेज मतलब ब्लीडिंग्स होना, मोर देन लाइकली अकर देन ड्यूडेनम अल्सर। ओके, अब इसमें देखो, एच पैलोरी अल्कोहल से स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये क्या है, साइरोसिस, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है किसमें, ड्यूडेनम में। और गैस्ट्रिक में हो गया आपको एच पैलोरी गैस्ट्रिक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये करीब करीब कॉमन दोनों के रीजन इसमें दे दिया है। ठीक है, स्मोकिंग में भी ये चीजें आ सकती है, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम में भी दोनों चीजें हैं सर, ये कॉमन है दोनों के लिए। आप ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे भैया, लाइफ चेंजिंग मॉडिफिकेशन करेंगे, मेडिकेशन देंगे, दवाइयां दे सकते हैं, और लास्ट में क्या, सर्जरी। ये इस तरह ये एक दूसरे से कोरिलेट रहता है सारे ही। ठीक है, लाइफ स्टाइल भी आपको ठीक करना है, दवाइयां भी लेनी है, अगर ज्यादा नेसेसिटी है देन डॉक्टर सर्जरी के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं। एम्स ऑफ ट्रीटमेंट, एम्स ऑफ ट्रीटमेंट टू एलिमिनेट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, पहले जो समस्या है उसको सॉल्व कीजिए। जैसे स्मोकिंग समस्या है कि भाई उसके वजह से हो रहा है, अल्कोहल की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो उसको हटाइए। है ज्यादा मेडिकेशन ले रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, तो भाई उसको कम कीजिए। ठीक है, टू प्रमोट हीलिंग ऑफ अल्सर एंड टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अल्सर, इसको प्रिवेंट, ये क्या है, एम ऑफ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो हम देते हैं उसका ये उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, टू रिलीव द सिम्टम्स, पेन, वोमिटिंग, ब्लड लॉस, ये सब चीजों को हमें रिलीव करना है, कम करना है। टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ द अल्सर बाय मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक है, आप जो बार बार ये चीजें हो रही हैं उसको हम बाय द, ये जो ट्रीटमेंट है उसको हम कम कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर, ये भी जरूरी है। अब भाई एक बार घर में आप लगा ले, घर बना लेते हो ऐसे छोड़ देते हो आप उसको, भाई आप उसको बार बार मेंटेन करते हैं, है ना, पुचारा करते हैं, लाइटिंग सारा चीज करते हैं, वैसे ही ये चीजें हैं। एडवाइस फॉर द ड्यूडेनम अल्सर पेशेंट्स, आप जब कोई ड्यूडेनम अल्सर का शिकायत रहता है जिसको, उस पेशेंट को हम क्या कहते हैं कि आप भाई रिच फाइबर्स फूड खाइए। फाइबर्स स्लो द मूवमेंट ऑफ द फूड एंड एसिडिक फ्लूइड फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन्स विच शुड हेल्प विद द ड्यूडेनम अल्सर। ठीक है, न्यूट्रिशनल में आप क्या क्या न्यूट्रिश डाइट के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि आप विटामिन ए वाले चीजें आप ले सकते हैं, इवन विटामिन सी, और ये बनाना जो है ये भी अच्छा होता है। हाई डोज शुड नॉट बी टेकन इन अ प्रेग्नेंट वुमेन बाय, हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन को भी ध्यान रखते हुए ये चीजें प्रिस्क्राइब करना है कि भाई ज्यादा हाई डोजेस को नहीं लेना है बाय एनीवन विथ विदाउट केयरफुल सुपरविजन फ्रॉम द डॉक्टर। जो भी चीज करे, प्रेग्नेंट, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत सावधानी से ट्रीट करना पड़ता है इसमें, डॉक्टर के सुपरविजन में। द इफेक्ट ऑफ द लोअर अमाउंट ऑफ द विटामिन ए हैज नॉट बीन स्टडीड इन पीपल विद द प्रैक्टिकल सर। देखो अभी बताया ना, विटामिन सी भी बहुत लिटिल इज नोन अबाउट द इफेक्ट ऑफ विटामिन सी इन अ प्रैक्टिकल कॉजेज। विटामिन सी में हेल्प इरेडिकुलेट एच पाइलोरी इन द पीपल विद गैस्ट्रिक, है ना, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल, विटामिन सी ले सकते हैं आप, है ना। प्रिवेंशन में आप, भाई मैंने बताया था बैक्टीरियल है तो आप प्रॉपर हाइजीन का फॉलो करो, है ना, प्रॉपर हैंड वॉश करो, क्लीनिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद अब आप पानी पी रहे हैं तो अच्छा सोर्स, अच्छे पानी ढका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुला हुआ पानी हम पी रहे हैं, जहां से हम पानी पी रहे हैं वो तो गंदे जगह से तो नहीं आ रहा है ना, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। स्मोक अवॉइड, स्मोक सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, ये चीजें आपको अवॉइड करना है। प्रिवेंशन, ये जो ड्रग्स हैं वो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो भी ड्रग्स है वो मत लीजिए, अल्कोहल्स मत लीजिए, ठीक है, स्मोकिंग, और ये कुछ यौगिक मैनेजमेंट है एडेड इस स्लाइड में। पैथोफिजियोलॉजी नहीं था, मैं ऐड कर दूंगा इसमें पैथोफिजियोलॉजी, देन ड्राइव पे सेव करवा दूंगा मैं, है ना। पैथोफिजियोलॉजी इसमें नहीं था तो मैंने आपको वर्बली बता दिया था, कि वर्बली एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ पैथोफिजियोलॉजी कि क्या होता है। एच पैलोरी इन्फेक्शन होता है,
इस किसके वजह से? या तो आप गैस्ट्रिक एसिड, ये रिस्क फैक्टर है, ठीक है। पेप्सिन, स्मोकिंग, अल्कोहल्स, ये सब कई सारे एक्स्ट्रा ये जो चीजें हैं उसके वजह से, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा आपके स्टमक में, और फिर एक्टिवेट हो जाता है एच पाइलोरी। फिर एच पाइलोरी क्या करेगा, टॉक्सिक्स जो है रिलीज करेगा और डैमेज करेगा स्टमक के लेयर्स को, वॉल्स को, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा को, और फिर फॉर्मेशन करेगा किसका, यूरिया का, ठीक है। और वहां पे फिर इरोजन होना शुरू हो जाता है स्टमक में। दिस पैथोफिजियोलॉजी, स्टमक में या फिर ड्यूडेनम में अल्सो, वहां पे इरोजन। यौगिक मैनेजमेंट में तो हमने डाइट आपको बताया कि अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, अवॉइड करनी है। कैफीन अवॉइड, अल्कोहल, स्मोकिंग, शुगर्स आल्सो अवॉइड। इंक्लूड सल्फर कंटेनिंग फूड्स सच एज गार्लिक, ओनियन, ब्रोकली, कैबेज, ठीक है, स्प्राउट्स एंड कॉलीफ्लावर इन द डाइट। आपको ये चीजें लेनी चाहिए डाइट में, जो है फाइबर वाले फूड्स हैं वो लीजिए, गार्लिक, ओनियन, है ना, ब्रोकली, ये सब अच्छा होता है, कैबेज डाइट में। मैस आप इसे मसाज भी लोग करते हैं, अपने लोअर एब्डोमेन की थोड़ा मसाज करते हैं, एब्डोमेन का मसाज करते हैं, ठीक है। परफॉर्मिंग आसना, कुछ ऐसे आसन करने पड़ते हैं जो ब्लड को, सर्कुलेशंस को बढ़ा दे, ठीक है। जैसे कि आप, जैसे कौन कौन सा आसन आप कर सकते हो जो आपके पेट से रिलेटेड है, ठीक है, उसके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा दो, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो भी हमारे आते हैं, वैसे वाले आसन, जैसे मंडूक आसन हो गया, वज्रासन में बैठिए, ठीक है, नौकासन भी कर सकते हैं। अगर सीवियर पेन है तो देन अवॉइड इट, बट आप ये कर सकते हो वज्रासन, ठीक है। थोड़ा ट्विस्टिंग वाले पोज आप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आसनों के नाम तो नहीं ऐड किया है, बट आप इसको समझ लीजिए कि एब्डोम, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन हमारे एब्डोमेन रीजन्स में ज्यादा हो, तो ऐसे वाले आसन आप कर सकते हैं, ओके। विच लीड्स टू द इंक्रीज द रिकवरी। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन आपके एब्डोमेन रीजन्स में होगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में होगा, तो वहां पे वो धीरे 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 वो चीजें रिकवर होना शुरू हो जाएगा। प्राणायाम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन, ठीक है, प्राणायाम आप कर सकते हैं। शीतली शीतकारी कुलिंग प्राणायाम जिसको हम कहते हैं, वो आप कर सकते हैं, विच रिड्यूस द एब्डोमेन बर्निंग सेंसेशन, लाइक जो चेस्ट बर्न हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है आपका, उसको शांत करने के लिए भी शीतली और शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इनहांस द रिकवरी बाय द रिलीविंग द एक्यूट एंड क्रोनिक स्ट्रेसेस। अब और भी मेडिटेशन की, आपका स्ट्रेस है तो आप अंतर्मौन मेडिटेशंस, ये चीजें आप कर सकते हैं, ओके। जल नीति कर सकते हैं, also जल नीति also गुड, ठीक है। दिस इज योगिक मैनेजमेंट बेसिक, एंड थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द पैप्टिक अल्सर. You have any queries and any questions, then you can ask, ठीक है, अदरवाइज आई विल आस्क, ओके। क्लियर है? हेलो, आवाज जा रही है, नहीं जा रही? Yes, sir. Are you? समझ में आया? आया सर, एक बार और पढ़ना पड़ेगा। आई है। क्या नहीं आया वो पूछ लो। आ गया देखो, एक बार में नहीं आता, एक बार रीडिंग करो, आप पढ़ो, जो हमने पढ़ाया है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा टर्म है, चाहे वो एनाटॉमी हो, थेरेपेटिक हो, ये सब एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। अगर आपका बैकग्राउंड एनाटॉमी से है, मतलब बायोलॉजी आपने पढ़ी है अच्छे से, तो बहुत कुछ आप समझ जाओगे। लेकिन जिसका बायोलॉजी नहीं है, तो उनको दिक्कत आती है फिर उसको समझने में, उसको रटना पड़ता है, ऐसे ऐसे टर्म्स, बायोलॉजिकल टर्म, एनाटॉमिकल टर्म्स, मेडिकल टर्म्स हैं, तो उसको रटना पड़ता है। तो एक बार में नहीं होगा, आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा।